नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 2 कर रहे थे। MHD 2 का यूनिट नंबर 1 चल रहा था। इसमें हमने पहले के 2 टॉपिक्स देखे। आज हम देखेंगे इसका टॉपिक नंबर 1.3, जिसमें हम भारतेंदु के श्रृंगार परक काव्य को देखेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। परंपरा का अनुपालन करते हुए भारतेंदु ने प्रकृति सौंदर्य, प्रेम सौंदर्य एवं श्रृंगारिक रचनाएं भी लिखी है। भक्ति के क्षेत्र में सूर और श्रृंगार के क्षेत्र में बिहारी इनके प्रिय कवि रहे हैं। 12 मासा, होली आदि पर भी भारतेंदु की जो है कविताएं हैं, लेकिन रीतिबद्ध कवियों की भांति उनकी प्रेम सौंदर्य एवं श्रृंगार परक कविताएं किन्हीं राजा, दरबार या मनसबदारों की जो है चाकरी में नहीं है। उनकी ऐसी कविताओं की संख्या भी जो है अधिक नहीं है। तो ये जो भारतेंदु जी थे, इन्होंने क्या किया, पुराने कवियों की परंपरा को ये मानते थे, इसीलिए इन्होंने भी प्रकृति की सुंदरता, प्रेम की बातें और श्रृंगार पर जो है कविताएं लिखी। इन्होंने भक्ति के लिए सूरदास जैसी और श्रृंगार के लिए बिहारी जी को इन्होंने पसंद किया, और ये जो थे वो इनके पसंदीदा कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 12 मासा और होली जैसे विषयों पर भी जो है अपनी कविताएं लिखी थी। इन्होंने क्या किया, किसी भी राजा या फिर किसी बड़े अफसर की नौकरी करने के दबाव में कभी भी नहीं लिखा। ये जो है ये अपनी मर्जी से लिखते थे, और इनकी ऐसी कविताओं की जो रचना है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बताया गया कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उसे देखो। पहले तो है प्रेम सरोवर, जो भारतेंदु द्वारा रचित है 1873 ईस्वी में। फिर प्रेमाश्रु वर्षन 1873 में लिखी, देवी छदम लीला जो 1873 में लिखी, वसंत होली 1874 की, और प्रेम तरंग 1877 की आदि। इनकी ये रचनाएं ही इस श्रेणी में आती है। तो ये इनकी वो रचनाएं हैं जो इन्हीं तरह की रचनाओं की श्रेणी में आती है। दूसरी बात यह है कि ऐसी कविताओं में भारतेंदु हाथ आजमाइश जरूर करते हैं, किंतु उनकी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति यहाँ भी जो है सक्रिय दिखती है। तो यहाँ ये बताया कि भारतेंदु जी ने इन कविताओं को लिखकर जो है बस अपनी कोशिश की है, लेकिन इनमें भी हमें उनका आज़ाद ख्याल और इनका जो अलग अंदाज था लिखने का, वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। व्यक्तिगत जीवन में प्रेम के अतुल अनुभव ऐसी कविताओं की प्रेरणा रहे हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। रीतिकालीन कविता की परंपरा से विचलन के संकेत ऐसी कविताओं में भी जो है लक्षित किए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यही है कि भारतेंदु इन कविताओं में भी पूरे स्वच्छंद, मस्त एवं लोकमन लोकजन से जो है नाता जोड़ने के प्रयास में रत दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ बताया कि हमारी निजी जिंदगी में प्रेम के बारे में जो है बहुत से अनुभव होते हैं, लेकिन भारतेंदु जी ने अपनी रचनाओं में पुरानी लकीर पर चलने की बजाय क्या किया, कुछ नया करने की कोशिश की, जो कि हमें इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। पुराने ज़माने में जब रीतिकाल का समय था तो कविता क्या होती थी और उसका हमारी ज़िंदगी में क्या मतलब था, इसे भारतेंदु जी ने बहुत आसान तरीके से समझाया। आगे देखो, रीति मुक्त कवि घनानंद के कठिन प्रेम मार्ग, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धारू पे धावनो है की तरह भारतेंदु का प्रेम सरोवर भी जो है बहुत गहरा है। तो जैसे रीति मुक्त में घनानंद कवि हुए, उनका जो प्रेम मार्ग था, इसी की तरह इनका जो प्रेम सरोवर है ये भी हमें देखने को मिलता है। इस रचना में प्रेम मार्ग की कठिनाइयों, प्रेम की परिभाषा और जीवन में उनके सार का जो है भारतेंदु स्वच्छ ढंग से निरूपण करते हैं। तो इन सब के बारे में भारतेंदु ने जो है प्रेम सरोवर नाम की इनकी रचनाएं उसमें बताया। अब यहाँ पर इस रचना की कुछ पंक्तियां दे रखी है, उसे देखते हैं। प्रेम सरोवर की यह तीर्थ विधि परमान, इसका मतलब है कि प्रेम सरोवर यानी कि तालाब इतना गहरा और भरा हुआ है कि उसे नापना जो है वो बहुत मुश्किल है। लोक वेद को प्रथम ही देहु तिलांजनी दान, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रेम के रास्ते पर चलने वाला जो इंसान है वो दुनियादारी के नियम और समाज की बंदिशों को जो है पीछे छोड़ देता है। अति सूक्ष्म कोमल, अति पतरो, अति दूर, इसका मतलब हुआ कि प्रेम का जो रास्ता है वो बहुत ही नाजुक, कोमल और बहुत पतला है, और इसे पाना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं, ये बस बहादुर लोग ही कर सकते हैं।
प्रेम कठिन सबसे सदा नितइक रस भरपूर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम का जो रास्ता है वो सबसे मुश्किल है, लेकिन ये हमेशा खुशी और आनंद से भरा होता है। एक बार फिर से देखते हैं चारों पंक्ति का मतलब। इसमें वो कह रहे हैं कि प्रेम का सरोवर यानी कि जो प्रेम का तालाब है वो बहुत गहरा और भरा हुआ है, इसे नापना जो है वो बहुत मुश्किल है। प्रेम के रास्ते पर चलने वाला जो इंसान है वो दुनियादारी के नियम और समाज की बंदिशों को जो है पीछे छोड़ देता है। प्रेम का रास्ता बहुत ही नाजुक, कोमल और बहुत पतला है। इसे पाना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं। प्रेम का रास्ता सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये रास्ता जो है हमेशा खुशी और आनंद से भरा होता है। तो ये कुछ पंक्तियां थी जो भारतेंदु ने अपनी रचना प्रेम सरोवर में लिखी। आगे देखो। इसी प्रकार पावस ऋतु के जीवंत चित्रण की पृष्ठभूमि में भारतेंदु राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का, उनके विरह मिलन का जो है चित्रण करते हैं। ऐसा चित्रण रीति काल में खूब मिलता है। इस दृष्टि से इसमें कोई नवीनता चाहे ना हो, किंतु ऐसे चित्रण में भी भारतेंदु की संवेदनशीलता छिपी नहीं रही। चाहे पावस ऋतु के विभिन्न चित्रण हो या राधा की स्मृति में कृष्ण के मिलन तक का चित्रण हो या फिर विरह का। तो यहाँ बताया कि जैसे बारिश के मौसम का वर्णन करना हो तो भारतेंदु जी जो है उसके बैकग्राउंड में राधा और कृष्ण के मिलन और उनके अलग होने की बातों को जोड़ देते थे। ऐसी रचनाएं जो हैं वो पुराने समय में यानी कि रीति काल में भी बहुत लिखी जाती थी। भले ही बारिश के मौसम की ये बातें जो है वो पुरानी हो, लेकिन भारतेंदु ने जिस तरीके से इन्हें लिखा उसमें हमें एक खास अंदाज जो है देखने को मिलता है। चाहे वो बरसात का मौसम हो या फिर राधा की याद में कृष्ण का दुखी होना हो, इन सभी में हमें एक अनोखापन जो है भारतेंदु ने दिखाया। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ पंक्तियां दी है, उसको समझते हैं इन्होंने क्या कहा। बात बिनु करत पिया बदनाम, मतलब कि बिना किसी बात के जो है, बिना किसी बात के ही मेरे प्रिय जो है वो मुझे बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रिय जो है वो कृष्ण को कहा गया है। कौन हेतु वह लाज हरे मम बिना बात बेकाम। इसका मतलब ये हुआ कि बिना किसी काम के या बिना किसी वजह से ये मेरा मन और मेरी लाज जो है वो क्यों छीन रहे हैं। आजू गई हो प्रात जमुन तट आयो तह घन श्याम। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आज ही सुबह जो है मैं जमुना तट पर गई और वहां पर जो है घनश्याम यानी कि कृष्ण भी आ गए। पकड़ी मोही जल बीच हलरियो तोरियो कर को दाम। इन्होंने क्या किया कि यमुना नदी के किनारे मुझे पकड़ा और मेरे हाथ के कंगन को जो है इन्होंने खींच लिया। करी कंकन को दियो खरोटो मेरो मुख सुनु बाम। तो फिर आगे राधा ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कृष्ण जी ने कि मेरे कंगन को इन्होंने उतार लिया और बदले में मुझे जो है एक खिलता यानी कि एक थैली जैसी चीज दे दी और मैं बस उनकी जो है बातें सुनती रह गई। हरीशचंद जाते माने सब छिपे ना प्रीति मुदान। तो यहाँ पे बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि भारतेंदु परंपरा से कभी कट कर जो है आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे अपनाकर उसमें से सब अच्छा बुरा पहचान कर ही वो क्या करते थे, उन्हें अपने समय से जोड़ना चाहते थे। तो यहाँ पे यही बताया कि ये पंक्तियां देख के ऐसा प्रतीत हुआ कि भारतेंदु जो है वो परंपरा से कट नहीं रहे थे, बल्कि उसे आगे बढ़ाना चाहते थे। उसे अपनाकर उसमें जो अच्छा बुरा इन्होंने पहचाना उसे वो समय के साथ जो है जोड़ना चाहते थे। उनकी इन सभी रचनाओं को इसी संदर्भ में देखा परखा जाना चाहिए। उनकी प्रेम तरंग रचना इस प्रक्रिया का बेहतर उदाहरण है। इसमें प्रणय भावना की व्यंजना है, किंतु एक और तो भारतेंदु राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू आदि भाषाओं का खुलकर प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर लोकगीत की दुनिया की विभिन्न राग रागनियों को आधार बनाकर जो है प्रणय की अभिव्यंजना करते हैं। तो यहाँ बताया कि भारतेंदु की रचनाओं को जो है इसी नज़रिए से देखना चाहिए। इनकी एक रचना है प्रेम तरंग, यहाँ पे इसका उदाहरण दिया गया। इसमें इन्होंने क्या किया, प्रेम की भावनाएं तो दिखाई, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने इसमें राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और उर्दू के जो है बहुत सारे अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही इन्होंने आम लोगों के पुराने ज़माने के जो राग रागनी होते थे उनका भी इस्तेमाल करके अपने प्रेम के भावों को सबके सामने रखा।
यह खुलापन, मुक्ति का यह एहसास, लोग को परंपरागत काव्य में मिलना, विभिन्न भाषाओं के प्रयोग इसी ओर इंगित करते हैं कि भारतेंदु अपने समय के दबावों को न केवल महसूस कर रहे थे, बल्कि उसे किस तरह वाणी दी जाए, परंपरा को कैसे लोकजन लोकमन से जोड़ा जाए, काव्य की कौन सी दिशा निर्धारित की जाए, इस ओर भी जो है सचेत रूप से भारतेंदु जी सक्रिय थे। तो भारतेंदु जी के लिखने का ये जो तरीका था कि वो अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करें और आम लोगों के संगीत को जो है अपनी रचनाओं में जोड़े, ये हमें ये दिखाता है कि भारतेंदु जी अपने समय की मुश्किलों को जो है समझ रहे थे। ये बस ये सोच रहे थे कि इन बातों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, पुरानी परंपराओं को आम आदमी की सोच से कैसा जोड़ा जाए और कविता को किस रास्ते पर ले जाया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर जो है भारतेंदु जी बहुत जागरूक थे और उन्हें ठीक करने के लिए क्या किया, भारतेंदु ने मेहनत करके ही अपनी रचनाएं लिखी। तो इस तरह हमारा ये जो टॉपिक था ये यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने भारतेंदु के श्रृंगार परक काव्य को देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम भारतेंदु की आधुनिक कविताओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।